नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में, और उसमें भी सामान्य ज्ञान में जो संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, संविधान प्रश्न 1, अध्यक्ष स्पीकर। तो ऑप्शन ए प्रत्येक विधेयक के लिए मत देता है, ऑप्शन बी केवल वित्त विधेयक के लिए मत देता है, ऑप्शन सी केवल सत्तारूढ़ दल की सहायता के लिए मत देता है, ऑप्शन डी बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देता है। तो देखें, अध्यक्ष सामान्य स्थिति में अपने मत का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यदि बराबर वोट आ जाएं तो अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो इस हिसाब से अपना उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 2, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी? तो देखें, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 3, विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में उसकी पार्टी के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य हों? यानी विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में उसके पार्टी के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? तो ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी कोई नियम लागू नहीं। तो देखें, 10% सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कम से कम विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य हों? 10% सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन 4, पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो देखें, कितनी वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछे कि 25 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य व विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार है 30 वर्ष, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 5, साधारणतया संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? यानी संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल होना चाहिए? तो देखें, ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 3 माह और ऑप्शन डी है 6 माह। तो देखें, सामान्य स्थिति में संसद के 1 वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो उस स्थिति में 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। तो अपना आंसर क्या हो गया जी? 6 माह। यानी 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है? 6 माह का। क्वेश्चन 6, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? यानी शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो सती प्रथा से, ऑप्शन बी दहेज प्रथा से, ऑप्शन सी विधवा प्रथा से, ऑप्शन डी बाल विवाह से। तो देखें, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। इसी प्रकार है सती प्रथा। यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया। और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सहयोग किसने दिया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सहयोग राजा राम मोहन राय ने दिया। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो
तो देखें, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन 8, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को कहा जाता है? तो देखें, ऑप्शन ए है ग्रीन बुक, ऑप्शन बी है व्हाइट पेपर, ऑप्शन सी है व्हाइट बुक और ऑप्शन डी है ऑरेंज बुक। तो देखें कौन सा है जी? व्हाइट पेपर। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन 9, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी किन आधारों पर भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है नागरिकता का परित्याग करने से, ऑप्शन बी है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, ऑप्शन सी है अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो किन आधारों पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। यानी इन तीनों आधारों के आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। यानी यदि उसने नागरिकता का परित्याग कर दिया हो तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यदि सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली गई हो तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और यदि उस व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली हो तो उस स्थिति में भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन 10, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। तो देखें, ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी लोकसभा व राज्यसभा में, ऑप्शन सी केवल राज्य विधानमंडल में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो देखें, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। यानी संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है? 368 में। और संसद के 2 सदन हैं जी। देखें, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में पहले शुरू की जा सकती है। यानी अपन लोग संविधान संशोधन प्रक्रिया को पहले लोकसभा में भी शुरू कर सकते हैं और पहले राज्यसभा में भी। तो ये पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में आरंभ हो सकती है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा व राज्यसभा में किसी में भी पहले शुरू की जा सकती है। तो इस हिसाब से अपना उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। यानी लोकसभा व राज्यसभा में किसी भी सदन में पहले शुरू की जा सकती है। क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो देखें, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है चीन। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ये भाग 4 क में हैं, भाग 4 क में हैं और अनुच्छेद 51 क में हैं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। तो 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जबकि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो कहां से लिए गए हैं जी? रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन 12 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है? तो देखें, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है संसद। तो भारत में न्यायिक
पुनरीक्षण का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन बी यानी उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। यानी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की कानूनी समीक्षा की जा सकती है। तो कौन कर सकता है जी? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 को किस रूप में जाना जाता है? यानी 36 से 51 तक कौन से हैं? तो देखें, ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है राज्य निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है जी? राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये कौन से भाग में हैं? भाग 4 में हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी प्रकार है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। इसी प्रकार है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है? तो देखें, ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है महिला आयोग, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। इसी प्रकार है संघ लोक सेवा आयोग। तो देखें, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 तक है। इसी प्रकार है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक है। क्वेश्चन 15, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा नियुक्त होते हैं? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी है राज्य के मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसी प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और ये पूछे कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो अपन ने ये 15 प्रश्न देखे। तो देखें, ये श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर हरियाणा CET ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812015967 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।